ईरान इजराइल जंग बंदी के बाद, सीज फायर के बाद भी हम देख रहे हैं कि सदर ट्रंप की वजाहतों का सिलसिला जारी है। वो खुद अपने ही मीडिया पर, बिलखुसूस CNN पर, न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर नाराज़ क्यों हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने ईरान को फातेह करार दे दिया इस जंग में और बाकायदा अमेरिका को दो टोक पैगाम भी भेजा है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका इन में इनफरादी तौर पर इस जंग के हवाले से किसके क्या अहदाफ थे और किसको क्या मिला। इन चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। ब्रिगेडियर राशिद दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जो ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पर इजराइल के, क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, क्योंकि सामने जो चीज़ें आई जाहिर है कि वो ईरान की जो न्यूक्लियर सलाहियत थी, जो कैपेबिलिटी थी, उसको ख़त्म करना चाहता था, नहीं हुई। वो ईरान में रिजीम चेंज चाहता था, नहीं हुआ। तो आया क्या हाथ इस वक्त इजराइल के? देखिए, इजराइल तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो जो न्यूक्लियर जो इस्तादेकार है हथियार बनाने की और यूरेनियम अफजूदगी की, उससे बिल्कुल महरूम करना चाहता था ईरान को। और ये नेतन्याहू हुकूमत का बहुत पुराना ये उनका एम था। इससे पहले भी जब वो हुकूमत में थे 2012-13 में एक फुटेज है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कितना करीब ईरान पहुंच गया है इस वक्त जो जोहरी बॉम्ब ग्रेड अफसूदगी के। और इस वक्त उनको मौका मिला, वो बड़े एक वेल प्लान तरीके से उन्होंने प्रोसीड किया। और पहले उन्होंने जो जितने भी सपोर्टर्स थे ईरान के, हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया, इराक, यूथीज, उनको वीकन किया। और उसके बाद जब उन्होंने समझा कि वो अब जो इनडायरेक्ट वॉरफेयर है वो करने के काबिल नहीं रहा ईरान, तो उस पर डायरेक्ट हमला कर दिया। और उनका मकसद ये था कि ईरान को जो अगर वो जोहरी अफजूदगी के करीब पहुंच गया है तो वहां पर उसको रोक दिया जाए, उसकी सलाहियत से उसको महरूम किया जाए। और इन हमलों का फ़ायदा उठाते हुए अगर अंदरूनी तौर पे कोई उनके खिलाफ महाज बनता है और कोई अपोजिशन जो इस रेजीम के खिलाफ उठ खड़ी होती है, तो वो भी एक हदफ अचीव किया जाए रेजीम चेंज का। और इसके लिए उन्होंने ये सारी पहले वो बमबारी शुरू की। उसके बाद उनका ये हदफ था कि अमेरिका इस जंग में आ जाए, ड्रॉ हो जाए, क्योंकि उसके पास वो हथियार थे जिससे वो डीप पेनिट्रेशन अटैक करके नुकसान पहुंचा सकता था। तो ऐसे ही हुआ, अल्टीमेटली अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। मगर अब जब ये जंग खत्म हुई है तो ऐसा लगता है कि पार्शल अहदाफ हासिल किए हैं दोनों फरीकों ने। मैं क्यों कह रहा हूँ पार्शल अहदाफ, क्योंकि जौहरी अफजूदगी की जो सलाहियत है ईरान उससे कुछ अरसे के लिए ठीक है पीछे हो गया है। और ये कोई किसी को मालूम नहीं है कि वो जो 400 किलोग्राम के लगभग जो 60% से ज्यादा अफसूदा यूरेनियम थी वो कहाँ चली गई है। ये मुहिम्मा है। और ठीक है, वो फिरदो, नतान्ज, अरक, उन सबको नुकसान हुआ है, सेंट्रीफ्यूजेस को, वो मगर वो रिक्रिएट की जा सकती हैं, उस पर टाइम लगता है, मगर वो जौहरी सलाहियत मौजूद है और नो हाउ मौजूद है। अगर वो चाहें तो दोबारा उस राह पे वो कदम रख सकते हैं। और इसलिए रजीम चेंज नहीं हुआ, जौहरी इस्तेदाद से उसको महरूम नहीं कर सके। और ये हो सकता है इसका रिजॉल्व और सख्त हो जाए, हार्डन हो जाए और फिर एक पूरे वलवले के साथ ईरान दोबारा ये काम शुरू कर दे। मगर उसके लिए अब उसको सबसे बड़ी ईरान की फिक्र ये थी कि जो उसको इकोनॉमिक सैंक्शंस थी वो उसको बाइट कर रही थी, तो वो उससे वो चाहता था कि ये उसको कोई रिलीफ मिले। तो अब वो रिलीफ उस सूरत में मिल सकती है कि जब वो नेगोशिएटिंग टेबल पे जाएगा, वहाँ उससे क्या कंसेशन डिमांड होंगी, क्या वो कंसेशन वो देगा और उसके बाद फिर वो एग्री करेगा। और ये डिपेंड करता है कि उससे क्या डिमांड्स होंगी। मेरा ख्याल है जो इजराइल की डिमांड होगी वो उसकी मैक्सिमम अफजूदगी से दस्तबरदारी होगी, जबकि अमेरिका हो सकता है दोनों ममालिक को नज करके उस तरफ लाए कि कोई वाइब मीडिया हो जाए, जिस मतलब एक फेयर डील जो है वो यहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन जाहिर है कि जो चीज वो जंग से एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उनकी खत्म नहीं कर सके, वो यहाँ पर टेबल पे बैठ के कैसे करेंगे, $1 मिलियन क्वेश्चन।
सर ये भी बताइएगा कि खुद नेतन्याहू जो दाखिली महाज पर उसे खुद विद इन दी इजराइल जो उसकी हुकूमत को ख़तरा था और वहाँ पर उनके खिलाफ करप्शन के केसेस और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो वहाँ का जो जुडिशल सिस्टम है उसको भी बुरा भला कह रहे हैं। तो हो सकता है ये डोमेस्टिक जो मामला थे यहाँ पर थोड़ी शायद बहुत सपोर्ट मिल जाए नेतन्याहू को। जी, उनका मतमा नजर भी यही था। ये जो फॉरएवर वॉर का कॉन्सेप्ट है ना, कि जंग को तूल दिए रखो, गाजा को लटकाए रखो, उस पायदार और अमन की तरफ ना जाए, ना करें, ईरान के खिलाफ महाज खोल दो। और इसका मकसद ये है कि वो जंग जैसी कैफियत में इसराइल को डाल के जो अपना राइट विंग वोट है उसको वो पक्का कर रहे थे, क्योंकि उनकी इलेक्टोरल जो रेटिंग्स थी वो बड़ी डाउन हो गई थी। आज अगर इलेक्शन होता तो वो इलेक्शन हार जाते, मगर अब अगर ये इस ईरान की जंग के बाद, क्योंकि वो क्लेम कर सकते हैं कि हमने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, तो उससे उनके इलेक्शन के जो प्रोस्पेक्ट हैं वो थोड़े रोशन हुए, मगर वो सही तरीके से अभी भी मसाइल हैं, क्योंकि वो सारे हॉस्टेज वापस नहीं आए हैं, गाजा में बड़ा नुकसान हुआ है, क्वेश्चन उनके ऊपर आ रहे हैं, और करप्शन के इल्जामात हैं जिसपे आपने इशारा किया कि ट्रंप ने भी, बल्कि वो उसके जब सदर ट्रंप ने ये बात की तो जो इनके अपने हलीफ हैं राइट विंग जो कोएलिशन बनी हुई है, जो राइट विंगर हैं, उन्होंने भी उसको उस पर वो मोहतरज हुए हैं कि ये ट्रंप साहब का तो इंटरफेयर करना बनता नहीं है। तो इसलिए उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो भी इनके एजेंडे को ड्राइव कर रही है। ऑल सेड एंड डन, ये इनका एक बहुत बड़ा जो ग्रेटर उसका एक्सपेंशन का एजेंडा है, ताकि ये अपनी सरहदों से निकल के, जिसको वो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं, तो उनका नजरिया सिक्योरिटी का ये है कि अपना जोग्राफिया बढ़ाई जाओ। अब गोलान से आगे तो आके वो सीरिया में भी बैठ गए, क्लाइंट हुकूमत भी ले आए हैं सीरिया में, इराक में कमोबेश उनके हलीफ हैं, अमेरिका का बड़ा प्रेजेंस है उसमें, कुर्दिस्तान वाले इनके फेवर में है। राइट, दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर ग्रेटर इजराइल जो स्ट्रैटेजी। सर ये बताइए कि सदर ट्रंप जो हैं उनकी वजाहतें हर जगह पे हम देख रहे हैं और अपने मीडिया से भी वो नाराज हैं। ट्रंप को क्या बेचैनी है या उनके लिए वहां पर आप क्या देख रहे हैं आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट? देखिए, वो सदर ट्रंप तो एक नोबल पीस प्राइज के ख्वाहां थे, हैं भी अभी, और उनका ये ख्वाहिश थी कि पाक भारत एटमी जंग रुकवाने का जो क्रेडिट ले रहे थे, इसी तरह का एक फेदर उनकी टोपी में आ जाए, ये जो इजराइल और ईरान की जंग रोकने का, तो क्रीडेंशियल्स बड़े मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद अगर वो गाजा का भी सीज फायर करवा दें, शराइत चाहे जो भी हों, और उसके बाद जो यूक्रेन की जंग का भी कोई मामला सेटलमेंट की तरफ जाए, तो फिर तो पक्का हो जाता था उनका क्रीडेंशियल। अब इसमें इस नजरिए के तहत उन्होंने पहले जंग से गुरेज किया, 2 हफ्ते का बताया कि हम 2 हफ्ते के बाद फैसला करेंगे। हालांकि नेतन्याहू साहब उनको जंग में घसीटने के लिए बड़ी एफर्ट्स कर रहे थे, मगर यकायक क्या हुआ कि उन्होंने B-2 बम्बार भेज दिए और उसके बाद अमेरिका को जंग में इन्वॉल्व कर दिया। अमेरिका फ्रीक बन गया। पे उन पे बड़ा एक क्रिटिसिज्म आया, जो उनका अपना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा बेस है सपोर्ट का, उसके अंदर स्टीव बैनन और रक टक्सन उस जैसे लोग, उन्होंने उनकी मुखालफत की। तो जब वहां बेस स्प्लिट हुआ तो वो थोड़े से वरिड हुए कि अब ये मामला किधर जा रहा है, अहदाफ हासिल होंगे नहीं होंगे, और उन्होंने वो हमले करके उसके बाद उसको रोक दिया और वो अचीव किया। उन्होंने पहले ये कहा कि जी जो मिलिट्री की उनकी और जो उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की ऑब्जर्वेशन थी कि हम इस वक्त बॉम्ब डैमेज असेसमेंट करके ये हमें क्लैरिटी के साथ कुछ पता नहीं है कि जौहरी अफसूदगी की जो ऑपरेटर्स था वो कितना उसको डैमेज हुआ है। तो उसके बाद एक खबर आई कि जी चंद 1-2 महीनों के लिए वो पीछे गए हैं। पीट हेगसेथ साहब ने कहा। अब वो एक और उन्होंने लेटेस्ट जो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीट हेगसेथ साहब जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, साथ उनके डैन केन हैं जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं, उन्होंने कल तो कुछ और ही नजरिया एक पूरी प्रेजेंटेशन दी जिसमें वो बॉम्ब को नीचे जाते हुए दिखाया, कैसे उन्होंने मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ने पेनिट्रेट किया, कैसे धमाका किया। और वो क्लेम अब ये कर रहे हैं कि उन्होंने इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि वो कई सालों तक ईरान इससे रिकवर नहीं हो सकता। अब देखिए, ये मुझे ये ऐसा लगता है कि जब प्रेशर आया ट्रंप साहब पे कि आपने तो अहदाफ अचीव नहीं किए, आपने अमेरिका को जंग में भी घसीट लिया,
ईरान का हौसला भी बुलंद हो जाएगा कि इसके बाद भी अगर वो उसी तरह सस्टेन कर रहा है, रेजीम भी तब्दील नहीं हुआ, उनकी वो सलाहियत भी बरकरार है। हाँ बिल्कुल राशिद वली साहब, यही चीज़ें जब वहाँ का मीडिया लिख रहा है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया लिख रहा है, तो फिर वो ज़ाहिर के नज़रों में भी आ रहा है और उसको मुखालफत भी सहना पड़ रही है। आप ये बताइए कि इस पूरे मामले में, चाहे पाकिस्तान के हवाले से हो, इंडिया पाकिस्तान हो या इसराइल, और हम बात करें इस वक्त ईरान की या उससे पहले गाज़ा, ये जो ख्वाहिश है ग्लोबल पीस लीडर के एक इमेज की, उससे पहले फिर हालात व वाक़यात तो इस तरह के सबूत देते हैं कि जनाब उस जंगी जुनून को पहले बढ़ावा दिया, फिर जाके आग बुझाने का काम। जी हाँ, वो देखिए, वो बहुत ज़्यादा जो डीप इंट्रोस्पेक्शन है वो करने के बजाय वो इंस्टिंक्ट पे चलते हैं और वो चाहते हैं कि मैं जाना जाऊं एक पीस मेकर के तौर पे और एक एक्शन ओरिएंटेड सदर के तौर पे भी। तो उनका नज़रिया ये है कि मैंने जो ये बमबारी की है इससे ईरान और इजराइल पीस के करीब आए हैं। अब इस पे बहस हो सकती है, मगर बाहर तो और उनका नज़रिया यही है कि उसके बाद ईरान ने सोचा कि अब चूंकि बहुत नुकसान हो रहा है तो चलो एक टोकन हमला करते हैं कतर पे और उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे कि हम आ सकते हैं निगोशिएटिंग टेबल की तरफ। और कुछ पसे पर्दा इस किस्म के बैक चैनल टॉक्स के बाद फिर ये फैसला हुआ और उसके बाद ये सीज फायर। राशिद वली साहब, इस तमाम एपिसोड में हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन हुआ और इस समय OIC, जितने भी ब्लॉक्स हैं, सारी चीजें, ये सब क्या इररेलेवेंट हो गए? माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये साबित होता है इस वक्त इस सदी में। ये बदकिस्मती से यही साबित हो रहा है, क्योंकि ये दुनिया, हम यूनिपोलैरिटी का जब मोमेंट खत्म हुआ तो बाईपोलैरिटी आई कुछ अरसे के लिए और उसके बाद मल्टीपोलैरिटी। मगर मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी हमने देखा है कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला दस्तूर है। और ये छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं, OIC है या दीगर रीजनल ब्लॉक्स हैं, इनकी अहमियत तो बहुत है, क्योंकि ये रीजनलिज्म की तरफ दुनिया जा रही है। मल्टीलैटरलिज्म अभी रीजनलिज्म, यानी अपने अपने रीजन में मुक़य्यद होके, और जो ग्लोबल पीस और ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म था और उसने एक बैलेंस ऑफ पावर किया हुआ था, तो उससे दुनिया पीछे हट रही है। तो अब तो ऐसे ही लग रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि अगर सिक्योरिटी काउंसिल ये अमन कायम नहीं कर सकती, उसमें हर अमन की, सीज फायर की जो करारदाद है वो वीटो हो जाती है, तो फिर तो वही है कि जिसके पास पावर है वही कुव्वतें इस चीज़ का इदराक करें, सोचें, अपनी कैलकुलेशंस करें और फिर पीस की तरफ दुनिया को लेकर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे और अब तक की हाल पर अपना तजिया पेश कर रहे थे।